Hello, my dear students. My name is Dr. Deepti and I am here with a new topic of general psychology, that is memory. In Hindi we call स्मृति. आज जो मैं आपके समक्ष टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मेमोरी, और मैं आपके समक्ष डिस्कस करूंगी कि मेमोरी क्या होती है और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं मेमोरी में, क्या क्या स्टेजेस होती है। तो ये सब चीजें मैं आज आपके समक्ष डिस्कस करूंगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जनरल साइकोलॉजी का। जो भी बच्चे हमारे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या पीएचडी या यूपीएससी की आपकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो आपका मेमोरी वर्ड है, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मेमोरिया। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, ये आपका एक मेमोरिया वर्ड से डिराइव्ड है, विच मीन्स माइंडफुल एंड रिमेम्बरिंग। ये आपका इस वर्ड से लिया गया है। मेमोरी बेसिकली क्या होता है कि जब हम रिकॉल करते हैं, जब हम प्रोड्यूस करते हैं वो सारी नॉलेज, वो सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो जो कुछ भी हमने पास्ट में सीखा है, वो जब हम अपने कॉन्शियस पार्ट में लेकर आते हैं तो उसको हम मेमोरी कहते हैं। क्योंकि जो भी कुछ हम सीखते हैं वो सारी चीजें हमारे कॉन्शियस पार्ट में बहुत कम समय तक रहती हैं, उसके बाद वो हमारे अनकॉन्शियस पार्ट में चली जाती हैं। और ये एक मेमोरी एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, जो कि उस अनकॉन्शियस पार्ट से हमारी उन सारी स्मृतियों को, उन सारी इंफॉर्मेशन को, उन सारे इनग्राम्स को लेकर आता है हमारे कॉन्शियस पार्ट में। तो इसे हम मेमोरी कहते हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजिकल और द न्यूरोलॉजिकल टर्म्स, तो मेमोरी क्या है आपका? मेमोरी इज अ सेट ऑफ एनकोडेड न्यूरल कनेक्शंस इन द ब्रेन। अगर हम फिजियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कंसेप्ट में अगर मेमोरी की बात करते हैं, तो देखिए, जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में, हमारे नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग बननी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो साइकिल से रिलेटेड जितनी भी बैलेंस करना, पैडल आपका वो करना, मैनेज करना, हैंडल को किस तरीके से आपका बैलेंस कर रहा है, किस तरीके से वो आगे मूवमेंट कर रहा है, कैसे वो हर चीजों को कर रहा है, कैसे कोऑर्डिनेशन कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बाइसाइकिल, तो वो सारी चीजें क्या आती है, आपकी लर्निंग में आ जाती है। अब बच्चे ने जब बाइसाइकिल राइड करना सीखा तो क्या होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में उन कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनके बीच में बॉन्डिंग आपकी स्टैब्लिश हो जाती है। अब बच्चा अगर उस चीज में थोड़ा गैप देता है, सपोज उसने बाइसाइकिल आपकी 2 साल तक नहीं चलाई है, अब वो अगर दोबारा से बाइसाइकिल चलाता है तो क्या होता है कि जब वो याद करने की कोशिश करता है कि मैं किस तरीके से बाइसाइकिल को आपका कोऑर्डिनेट करूंगा, किस तरीके से मैं बैलेंस करूंगा, तो क्या होता है, एक सिंक्रोनस फायरिंग होती है उन न्यूरॉन्स में जो कि उस समय शामिल थे उसके उस चीज को सीखने में। तो न्यूरोलॉजिकल टर्म्स में ये कहा जाता है कि एक बॉन्डिंग होती है उन न्यूरॉन्स में, और जब क्या होता है, एक सिंक्रोनस फायरिंग उन्हीं बॉन्डिंग में होता है, उन न्यूरॉन्स में होता है, तो वो चीज हमारी मेमोरी में आ जाती है। तो ये तो हो गया हमारा मेमोरी। अब देखिए, मैं आपको मेमोरी प्रोसेस बताऊंगी। देयर आर 3 स्टेप्स और द 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी प्रोसेस। पहला है आपका एनकोडिंग, दूसरा आपका स्टोरेज, एंड थर्ड वन इज रिट्रीवल। सबसे पहले जब भी हम कुछ चीज सीखते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग एनकोड करते हैं तो उसे कहते हैं एनकोडिंग। ठीक है, उसके लिए हमारा अटेंशन उस स्टिमुलाई या उस स्टिमुलस के प्रति होना चाहिए, यानी कि वो स्टिमुलस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम उसे अटेंशन दे सकें। इसे कहते हैं एनकोडिंग। देन कम्स स्टोरेज। अब क्या होता है कि आपने जब वो इंफॉर्मेशन ले ली है तो वो क्या होती है, हमारे एक ब्रेन के पार्ट में स्टोर हो जाती है। उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेज है वो है आपका रिट्रीवल या रिकॉल। फिर जब हमें उस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है या जरूरत होती है तो वो क्या होता है, हमें उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, उसको बाहर लाने में हेल्प करता है। तो मैं आपको डिटेल में ये तीनों स्टेजेस समझाना चाहूंगी। देखिए, जो सबसे पहला है आपका वो है आपका मेमोरी एनकोडिंग। मेमोरी एनकोडिंग बेसिकली क्या है, एक बायोलॉजिकल इवेंट है। इसमें हमारे ब्रेन के काफी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, थैलेमस हो गया, आपका हिप्पोकैम्पस हो गया, तो ये सारे हमारे एनकोडिंग में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि हम किसी भी स्टिमुलस को परसीव करते हैं थ्रू आवर सेंसेस। जैसे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहला आपका परसेप्शन थ्रू सेंसेस। उसके बाद क्या होता है आपका अटेंशन रेगुलेटेड बाय थैलेमस एंड फ्रंटल लोब। हमारे ब्रेन का जो ये थैलेमस और फ्रंटल लोब होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है उस स्टिमुलस के प्रति अटेंशन क्रिएट करने का।
इसके बाद आपका मेमोरेबल इवेंट कॉजेज न्यूरॉन्स टू फायर मोर फ्रीक्वेंटली। अब क्या होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें एक सिंक्रोनस फायरिंग होती है, ठीक है, और आप क्या करते हो, उस स्टिमुलस के प्रति आप अटेंशन देते हो। Then comes increasing the likelihood that the event is encoded as a memory। और जब आपकी वो एक सिंक्रोनस फायरिंग न्यूरॉन्स में होती है तो वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में एनकोड हो जाती है। इसके बाद आपका एक ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं कई बार इसके बारे में अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। Hippocampus acts as a sorting center where new sensations are compared and associated with previously recorded ones। देखिए आपका हिप्पोकैम्पस एक सॉर्टिंग सेंटर की तरह होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो छन्नी होती है ना, जिससे हम चीजों को छानते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट सॉर्टिंग सेंटर। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को छानता है कि हमारे ब्रेन में कितनी इंफॉर्मेशन एनकोड होनी चाहिए। तो बेसिकली हिप्पोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉर्टिंग द इंफॉर्मेशन, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, अगर हिप्पोकैम्पस एक सॉर्टिंग सेंटर की तरह काम नहीं करेगा तो देयर विल बी अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। तो ये आपका हिप्पोकैम्पस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया, तो इसे कहते हैं एनकोडिंग। अब आ जाते हैं कि आपके देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनकोडिंग। आपके 4 प्रकार की एनकोडिंग होती है। द फर्स्ट वन इज एकॉस्टिक एनकोडिंग, second is visual encoding, third is tactile encoding and third one is semantic encoding। सबसे पहले आपकी acoustic encoding। as name indicate, acoustic का मतलब होता है साउंड। कोई भी encoding जो हमारे साउंड से रिलेटेड होती है, जब हम किसी ऑडियो क्लिप को सुनते हैं तो उस प्रकार की encoding को हम कहते हैं acoustic encoding। इसमें हमारी जितनी भी ऑडिटरी इनपुट है वो सारी की सारी चीजें आती हैं। दूसरा आता है आपका विजुअल एनकोडिंग। हम जिस चीज को देख रहे हैं वो सब हमारी किस कैटेगरी में आएगी, विजुअल एनकोडिंग में। विजुअल एनकोडिंग में हमारा एक जो ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे एमिग्डाला कहते हैं, which is present within medial temporal lobe of the brain, it plays an important role in visual encoding। जब हम किसी चीज को देखकर उसे एनकोड करते हैं, ठीक है, तो उसे हम विजुअल एनकोडिंग कहते हैं। देन कम्स टेक्टाइल एनकोडिंग। टेक्टाइल का मतलब होता है फील करना, सेंस करना। जैसे अगर आपके पास कोई सॉफ्ट सा कोई टेडी बियर है, कोई टॉय है, तो आपका वहां पर टेक्टाइल एनकोडिंग हेल्प करेगा। तो इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द फीलिंग्स, या जो अभी आपका टच होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर हम फिजियोलॉजिकली बात करें तो न्यूरॉन्स इन द प्राइमरी सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन द फोर्थ वन इज सिमेंटिक एनकोडिंग। सिमेंटिक का मतलब होता है कोई भी मीनिंगफुल सेंटेंस या मीनिंगफुल कॉम्प्रिहेंशन या मीनिंगफुल चीजें जब आपके सामने आती हैं तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिमेंटिक एनकोडिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग सेंसरी इनपुट दैट हैज पर्टिकुलर मीनिंग। ये उन सब चीजों को सेंस करता है जिसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता है। ओके, इसके बाद आ जाते हैं, ये तो हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एनकोडिंग जो कि हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। देन कम्स मेमोरी स्टोरेज। पहला हमारा जो मेमोरी प्रोसेस का स्टेप था वो था एनकोडिंग। सेकेंड है हमारा स्टोरेज। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि आपने देखा है कि आपके घर में भी एक स्टोर, एक घर का एक कॉर्नर होता है जिसे आप स्टोर का नाम देते हैं। आप उस स्टोर में क्या करते हैं, आप उस स्टोर में ऐसी चीजें रखते हैं जो आपको डेली नहीं चाहिए होती हैं, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होती है आप उस स्टोर से जाकर उन चीजों को लेते हैं और उसको उसका एप्लीकेशन जो भी आपको यूटिलाइजेशन होता है वो आप उसको करते हैं, तो इसे कहते हैं स्टोर। इसी तरीके से हमारी ब्रेन में भी एक स्टोरेज पार्ट होता है, मेमोरी स्टोरेज पार्ट होता है, जहां पर वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती हैं जो हमें बाद में रिट्रीव करने में हेल्प करता है। देखिए अब क्या होता है कि द स्टोरेज फंक्शन एज अ सॉर्ट ऑफ फिल्टर दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो स्टोर होता है ये उन्हीं इंफॉर्मेशन को लेता है जो कि क्या होता है हमारी मेमोरी में आ जाते हैं। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेता, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस इंफॉर्मेशन को एनकोड कर रहे हो। देन मैं एक बहुत बड़े आपके रिसर्चर थे, उनका एक काम आपके सामने डिस्कस करना चाहूंगी। इनका नाम था आपका कार्ल लैशले एंड वाइल्डर पेनफील्ड। इन्होंने मेमोरी के ऊपर काफी रिसर्चेस की थी और 1950s और 60s में इनका काफी काम अप्रिशिएट किया गया था। इनका ये कहना था कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, ये मैं आपको अगले उसमें डिस्कस करूंगी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है।
तो लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, दे आर नॉट स्टोर्ड इन जस्ट वन पार्ट ऑफ द ब्रेन बट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कॉर्टेक्स। इन्होंने कहा था लैशले ने कि जो आपका मेमोरी होता है वो आपका किसी एक ब्रेन के पार्ट में नहीं स्टोर होता, वो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कॉर्टेक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि स्टोर हो जाता है। तो इससे रिलेटेड उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इसके बाद एक इन्होंने कंसोलिडेशन टर्म बताया था कि जब आफ्टर कंसोलिडेशन LTM यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी आर स्टोर्ड थ्रू आउट द ब्रेन एज ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर प्राइम्ड टू फायर टुगेदर द सेम पैटर्न दैट क्रिएटेड द ओरिजिनल एक्सपीरियंसेस। देखिए कंसोलिडेशन एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है हमारी मेमोरी ट्रेसेस को। जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो उसके कुछ इंप्रेशन हमारे उस स्टोरेज में चले जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एनग्राम्स जिसे कहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी इवेंट को याद करें, उस इवेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज है जो आपको उस इवेंट की याद दिला देती है, तो उसे हम इंप्रेशन या एनग्राम्स कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो कंसोलिडेशन होता है ये एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है इन एनग्राम्स को। अब क्या होता है कि कंसोलिडेशन के बाद जब हम उस घटना को याद करने की कोशिश करते हैं तो देयर इज सिंक्रोनस फायरिंग अमंग द न्यूरॉन्स जो कि उस समय शामिल थे, यानी कि उस घटना के वक्त जो न्यूरॉन्स शामिल थे उन घटनाओं में एक सिंक्रोनस फायरिंग होती है और वो न्यूरॉन्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस इंफॉर्मेशन को हमारे कॉन्शियस पार्ट में लाने के लिए। तो इसे हम कहते हैं आपका मेमोरी स्टोरेज। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है दैट इज मेमोरी रिकॉल। It refers to re-accessing of events or information from the past which have been encoded and stored in the brain। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये होता है re-accessing and replay of events। जैसे कि सपोज आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप टीवी में देख रहे हैं या अपने मोबाइल में देख रहे हैं, कंप्यूटर में देख रहे हैं। सपोज आपको कोई सीन बहुत अच्छा लगता है तो आप क्या करते हो, उसको रिवर्स जाके दोबारा से रीएक्सेस करते हो। तो इन द सेम वे आपका जो ये मेमोरी रिकॉल होता है इसमें भी घटना का एक रिकॉल होता है, आपका रीएक्सेस होता है, रिप्ले होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से सामने आती हैं, तो इसे कहते हैं आपका मेमोरी रिकॉल। अब देखिए आपका जो प्रोसेस ऑफ मेमोरी है मैं ये डिस्कस करना चाहूंगी। जो आपका प्रोसेस ऑफ मेमोरी है इसमें आपके 4 स्टेजेस होते हैं, यानी कि जो पूरा स्मृति का जो आपका प्रोसेस है उसमें बेसिकली जो 4 स्टेजेस हैं, 4 स्टेप्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द फर्स्ट वन इज लर्निंग, सेकेंड इज रिटेंशन, थर्ड इज रिकॉल, फोर्थ इज रिकॉग्निशन। आप इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला बना के भी इसको याद कर सकते हैं। सबसे पहला है लर्निंग, जिसे हम सीखना कहते हैं। देखिए कहा जाता है कि हमारी स्मृति में हाफ बैटल, हाफ जो आधा युद्ध कहते हैं, हम तब जीत जाते हैं अगर हम किसी चीज को अच्छे से सीखते हैं। तो लर्निंग इज बेसिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। अगर हम किसी चीज को बहुत अच्छे से सीखते हैं, उसके कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, तो ये हमारा पहला स्टेप होता है मेमोरी प्रोसेस का। तो यहाँ है जैसे फॉर इफेक्टिव मेमोरी, इफेक्टिव लर्निंग इज हाफ द बैटल। जैसे कि मैंने आपको राइडिंग का बाइसाइकिल बताया था, अगर आपको साइकिल अच्छे से बैलेंस करनी आती है, आपने उसको बहुत अच्छे से सीख लिया, फिर चाहे आपके पास कोई भी बाइसाइकिल आ जाए, आप उसको बहुत अच्छे से ड्राइव करें, या कार ड्राइविंग की अगर हम बात करें या स्विमिंग की अगर हम बात करें, तो ये क्या आता है, बेसिकली लर्निंग में आता है। दूसरा आपका आता है रिटेंशन। अब क्या होता है कि आपने अगर किसी चीज को सीखा तो उस सीखी हुई चीज के इंप्रेशंस या इनग्राम्स हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, इसे कहते हैं हम रिटेंशन। The engrams remain in the conscious mind for a certain period, then they are transferred to unconscious mind। कुछ टाइम तक ही वो इंप्रेशन हमारे कॉन्शियस माइंड में रहते हैं, उसके बाद वो अनकॉन्शियस पार्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो बहुत देर तक हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं रहते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी चीज को सीख रही हूँ या आप लोग मेरे इस वीडियो को देखकर अगर मेमोरी को सीख रहे हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, तो ये कुछ एनग्राम्स आपके दिमाग में कुछ टाइम तक कॉन्शियस पार्ट में रहेंगे। जैसे ही मेरा वीडियो खत्म होगा आप क्या करेंगे, अपनी कोई भी दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, तो आपने जो भी मेरे वीडियो से सीखा है वो एनग्राम्स आपके कॉन्शियस पार्ट से भी कहाँ चले जाएंगे, आपके अनकॉन्शियस पार्ट में चले जाएंगे। इसे हम रिटेंशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका कि
कौन कौन सी ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं, ऐसी कुछ रिसोर्सेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि आपके रिटेंशन को क्या करते हैं, बहुत ही पावरफुल बनाते हैं। जैसे कि पहला आपका टाइप ऑफ मटेरियल, आप किस टाइप का मटेरियल सीख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ ये आपका साइकोलॉजी का है या एजुकेशन का है। अगर ये टॉपिक अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट पढ़ रहा है या कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट पढ़ रहा है या कोई मैथ्स का स्टूडेंट पढ़ रहा है तो वो बहुत ज्यादा टाइम तक वो एनग्राम्स उसके दिमाग में नहीं रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कितना पावरफुल है, कितना यूजफुल है हमारे लर्नर के लिए। दूसरा है आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस का मतलब होता है कि कोई भी स्टिमुलस आपके सामने कितनी देर तक है। जितनी देर तक वो स्टिमुलस हमारे लर्नर के सामने रहेगा उतना अधिक वो क्या करेगा, उस चीज को रिटेंशन करेगा। देन द थर्ड इज एक्सटेंट ऑफ लर्निंग। एक्सटेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है कि आपने किस हद तक उस चीज को सीखा है, आपने क्या उसकी बारीकी यानी बेसिक्स को क्लियर किया है या आपने एक सुपरफिशियली उस कंसेप्ट को पढ़ा है। तो ये तीन चीजें आपके रिटेंशन को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती हैं। देन कम्स रिकॉल। रिकॉल में क्या होता है कि दिस इज द प्रोसेस बाय विच पास्ट एक्सपीरियंसेस आर ब्रॉट फ्रॉम अनकॉन्शियस पार्ट टू द कॉन्शियस पार्ट। रिकॉल में क्या है, अब आप क्या करेंगे, जो अनकॉन्शियस पार्ट में जो चीज हमारी वहां पर प्रेजेंट है अब आप उसको कॉन्शियस पार्ट में लाने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को हम रिकॉल कहते हैं। देन कम्स रिकॉग्निशन। इट मीन्स कॉन्शियसनेस ऑफ फेमिलियरिटी। रिकॉग्निशन में होता है कि आप जिस इवेंट को याद करने की कोशिश कर रहे हैं वही इवेंट आपके कॉन्शियस पार्ट में आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में मैं कोई बायो का क्वेश्चन अगर कोई अटेम्प्ट कर रही हूं तो मैं क्या करूंगी, बायो से रिलेटेड आपकी जितनी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करूंगी। फिर बायो से अपार्ट जो भी है वो चीजें मेरे सामने नहीं आएंगी, तो इसे कहते हैं रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आज मैंने आपके समक्ष डिस्कस किया है मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की आपके प्रोसेस में कितने स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से आपकी स्टेजेस होती हैं, ये मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस की हैं। और ये सारी जितनी भी आपका मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके समक्ष लेके आती रहूं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।